Hello students, welcome to my channel Physics Basics. In the last lecture we have discussed electric force, Coulomb's law, superposition principle. Now we will discuss the next chapter, electric field. So now firstly we will define what is the meaning for electric field due to a point charge. So now electric field due to a point charge is defined as the space around the charge in which any other charge can feel a force. So इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज के वजह से उसको हम क्या बोलेंगे? इज डिफाइंड एज द स्पेस अराउंड द फोर्स इन विच एनी अदर चार्ज कैन फील अ फोर्स. क्लियर? सो इसका मतलब क्या है समझते हैं इसको हम. सो सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई चार्ज है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. सपोज हमने ले लिया ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ठीक है. सो वैसे नाम से पता लग रहा है फील्ड का मतलब क्या होता है? कोई जगह, स्पेस, ठीक है. इसके आसपास ये कोई स्पेस है जहां पे अगर हम किसी और एनी चार्ज को लेके आएंगे तो वो क्या करेगा? फील करेगा एक फोर्स, ठीक है. सो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये रीजन के अंदर अंदर हम कोई और चार्ज, सपोज उसका नाम है Q2, उसको लेके आएंगे तो ये वाला चार्ज Q2 इसकी वजह से क्या फील करेगा? फोर्स फील करेगा, ठीक है. अगर इस चार्ज को हम बाहर रख दें, सपोज यहाँ पे रख दें, तो अब ये क्या हो गया? उस फील्ड से बाहर हो गया, तो अब ये फोर्स फील नहीं करेगा. तो यहाँ पे क्या होगा? नो फोर्स. ओके, नो फोर्स मतलब ये Q2 अब Q चार्ज के फील्ड से क्या चला गया? बाहर चला गया, ठीक है. सो फील्ड क्या है? एक तरह की स्पेस है चार्ज के अराउंड, जहां पे अगर हम किसी और चार्ज को लेके आएंगे तो वो क्या फील करेगा? एक फोर्स फील करेगा. क्लियर? इसकी एक एग्जांपल सिंपल वे में हम समझते हैं. सो नाउ वी हैव अ मेथड हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. सो कोई पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैसे फाइंड आउट करना है तो वो हम सीखेंगे. तो हमने क्या करना है, जैसे सपोज ये हमारे पास कोई कनेक्शन है, सपोज कोई वायर है, उसको हमने क्या लगा दिया? किसी सेल के साथ कनेक्ट कर दिया, या कोई बिजली आ रही है हमारे पास, ठीक है. सो ये हमारे पास सपोज कोई AC सोर्स है और ये कोई रेजिस्टेंस है जिसके अंदर से सपोज आप इसको बल्ब ले लो लाइक दिस. ओके, सो नाउ यहाँ पे एक की लगा लेते हैं हम. अब की हमारी क्या है? ओपन है, तो बल्ब जगेगा नहीं. अगर हमने क्या कर दिया? की को क्लोज कर दिया तो सर्किट पूरा हो गया. सर्किट पूरा हो गया मतलब हमारा जो बल्ब है वो जो है चल जाएगा. क्लियर? नाउ अगर हमारे पास एक टेस्ट पिन है, क्या है हमारे पास? एक टेस्ट पिन है, हमने उसको यहां पे लगा दिया, तो क्या टेस्ट पिन हमें इंडिकेशन देगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चल रही है? देगा ना. सो ये टेस्ट पिन हमने क्यों यूज किया? टू चेक द फ्लो ऑफ द करंट, ठीक है. सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई चार्ज है, लेट दिस इज प्लस Q. इसके आसपास कहीं पे भी सपोज ये P हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, P हमारा क्या है? ऑब्जर्वेशन पॉइंट.
जैसे इलेक्ट्रिसिटी को चेक करने के लिए हमने क्या किया, एक टेस्ट पिन लगाया। कहाँ पे लगाया? जहां पे हमने इलेक्ट्रिसिटी चेक करनी है, ठीक है। सिमिलरली अगर हमने इस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पी पॉइंट पे फील्ड ऑब्जर्व करना है कि फील्ड आ रहा है या नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, वहां पे हमने टेस्ट पिन रखा था, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, एक टेस्ट चार्ज रखेंगे। क्या रखेंगे? टेस्ट चार्ज रख लेंगे। ओके, सो पॉइंट ये है, किसी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे जहां पे भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो स्टेप नंबर 1 क्या है, वहां पे क्या रख दो, एक टेस्ट चार्ज रख दो। क्लियर? सो स्टेप नंबर 1 इज पुट अ टेस्ट चार्ज at the point of observation. सेकेंड स्टेप, दूसरा स्टेप क्या होगा, अब इस चार्ज की वजह से यहां पे हमारा क्या लग रहा है, फील्ड लग रहा है। फील्ड का मतलब ये वाला चार्ज पार्टिकल इसकी प्रेजेंस में क्या फील करेगा, फोर्स फील करेगा, ठीक है। और एक हमारी स्टैंडर्ड नोटेशन भी है, टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होना चाहिए, टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होना चाहिए, एक तो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, ये स्टैंडर्ड हमने लिया हुआ है। दूसरा, उसका जो एम्पलीट्यूड है, मतलब क्यू नोट की वैल्यू है, वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 होनी चाहिए। इसका रीजन ये है, अगर क्यू नोट बहुत बड़ा होगा तो ये वाले चार्ज की फील्ड की बजाय इसका अपना फील्ड भी आएगा, तो उससे जो इसका फील्ड थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा और हमें कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। क्लियर? सो हम क्या करेंगे, इस क्यू नोट की वैल्यू को ऑलमोस्ट 0 रख लेंगे, so that we can easily find out the field of Q. Okay, now what we have, secondly we will find out force acting on test charge due to source charge। देखो, जैसे इसको हमने नाम दे दिया टेस्ट चार्ज का, तो इसको नाम दे देते हैं हम सोर्स चार्ज, क्योंकि फील्ड जिसके कारण आ रहा है उसका नाम, सॉरी, टेस्ट सोर्स चार्ज, फील्ड जिसके कारण आ रहा है उसको हम नाम क्या दे देंगे बेटा, सोर्स चार्ज। जिसके साथ हम फील्ड मेजर कर रहे हैं उसको हम नाम दे दिया टेस्ट चार्ज, ठीक है। सो नाउ ओके, सो ये वाला चार्ज पार्टिकल इसकी वजह से क्या फील करेगा, एक फोर्स फील करेगा, और फोर्स क्या होगी, आउटवर्ड होगी। क्यों आउटवर्ड होगी, सोर्स चार्ज हमारा पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज भी हमारा क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस, रिपल्शन होगी। फोर्स हम देख रहे हैं कहाँ पे, क्यू नोट के ऊपर, टेस्ट चार्ज के ऊपर, सो तो फोर्स क्या होगी हमारी, आउटवर्ड होगी। क्लियर? सो नाउ थर्ड पॉइंट इज टू फाइंड आउट electric field at point P due to charge Q. We have one formulation. Electric field is defined as the ratio of electric force on test charge to the amount of test charge। ठीक है, सो इस जगह पे इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम एक फॉर्मुलेशन यूज करेंगे। दैट फॉर्मुलेशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू द वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज। क्लियर? सो नाउ व्हाट वी विल हैव, सो हम अब डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके। सो नाउ ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड हम कहां पे कर रहे हैं, पी पॉइंट पे। किसके कारण कर रहे हैं, ड्यू टू द सोर्स चार्ज प्लस क्यू। ठीक है, सो नाउ इलेक्ट्रिक
field intensity at a point due to a point charge is defined as the ratio of ये क्या है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग, ये फोर्स कौन सी है जो किस पे लग रही है, ऑन द टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज, टू द, नीचे हमने क्या लिया, द वैल्यू ऑफ द टेस्ट चार्ज, टू द वैल्यू ऑफ द टेस्ट चार्ज. Okay, so now one thing is very important in this case. So definition मैंने इसी के अकॉर्डिंग लिखी है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, मतलब यहाँ पे ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, मतलब सोर्स चार्ज, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये होगी एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज, लग कहाँ पे रही है ये, टेस्ट चार्ज पे, टू द वैल्यू ऑफ द टेस्ट चार्ज. सो ये हमारी क्या होगी, वैल्यू ऑफ द टेस्ट चार्ज. एक चीज हमने यहाँ पे लिखी थी, टेस्ट चार्ज की दो प्रॉपर्टीज है हमारे पास. एक तो टेस्ट चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा. दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, टेस्ट चार्ज अप्रोक्सीमेटली टेंडिंग टू जीरो होगा. सो यहाँ पे हम एक लिमिट लगा देंगे, दैट लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो. तो ये हमारा क्या हो गया, फार्मूलेशन हो गया. सो इसी फॉर्मुलेशन को यूज करके हम सारे चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशंस फाइंड आउट करेंगे. वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. Suppose we have a coordinate system. This is x, y and this is z. और ये हमारा क्या है, ओरिजिन है. ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बेटा, 0 0 0. ठीक है. सो नाउ सपोज हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू, कहाँ पे पड़ा है, हमने कहाँ पे रख दिया इसको, ओरिजिन पे रख दिया. ठीक है. और ये हमारा एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P हैविंग द कोऑर्डिनेट्स x, y एंड z. ठीक है. सो ये हमारे पास एक पॉइंट है P, वो हमारा क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन पॉइंट. और इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन सपोज r है. ठीक है. एंड दिस इज अवर ऑब्जर्वेशन पॉइंट. नाउ हमने क्या करना है प्रॉब्लम में, इस चार्ज प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो हमने फाइंड आउट करना है. ठीक है. सो नाउ व्हाट वी हैव सीन दैट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इट इज लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो फोर्स बाय क्यू नॉट. क्लियर. सो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, अभी हमने देखा था फर्स्ट स्टेप, जहां पे हमने ऑब्जर्वेशन पॉइंट लिया है वहां पे हमने क्या कर देना है, टेस्ट चार्ज को रख देना है. सो फर्स्टली आई विल पुट अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट एट द ऑब्जर्वेशन पॉइंट P. सो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, पुट अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट एट द पॉइंट P. ओके. सो नाउ सेकेंड step is we will find out the amount of force acting on the test charge due to this charge plus Q. Okay, so now we will find out this force acting on Q naught due to plus Q. ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है. अगर हमारे पास ये वाली फोर्स आ गई तो इसको क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे, सिंपली हमारा क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा. कहाँ पे, P पॉइंट पे. ठीक है.
सो नाउ वी हैव फोर्स। फर्स्टली हम इसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे? यूजिंग कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ हमें क्या कहता है, अगर हमारे पास दो चार्जेस Q1 एंड Q1 हैं, ये हमारे पास Q1 है, ये Q2 है, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? R है, और ये सारा सिस्टम कहाँ पे पड़ा है? एयर और वैक्यूम में पड़ा है। तो फोर्स क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। क्लियर? बट हमारे पास अब सिस्टम क्या है? एक चार्ज हमारे पास प्लस Q है और दूसरा हमारे पास Q0 है, और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन दोनों के बीच में क्या है? R है। तो फोर्स क्या होगी? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ वी हैव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फर्स्ट फोर्स हमारी क्या है? प्लस Q, ये भी प्लस Q, और टेस्ट चार्ज हमें पता है क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सो Q इंटू Q0 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। R बेसिकली हमारा क्या है? R is distance AP between the points, sorry, OP. This point is O. Clear? So now we know that if these two charges are same in nature, मतलब ये दोनों charges like हैं, तो इनमें force किस तरह की होगी? Repulsive force होगी। तो force क्या लगेगी? Outwards लगेगी। Because plus Q and Q0 are like charges, so force acting on Q0 is outwards. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रेडियली आउटवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड्स। ठीक है बेटा? सो नाउ ये हमारा क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अगर हमें वेक्टर फॉर्म में इसको निकालना है तो हम क्या करेंगे? हमारे पास एक तो फोर्स आएगी और दूसरा क्या आ जाएगा? डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन सी लेगी? O से लेके P तक, क्योंकि ये फोर्स कहाँ से लग रही है? O से स्टार्ट हो रही है, लग कहाँ पे रही है? इस तरफ को। ठीक है? सो इट्स डायरेक्शन इज नाउ व्हाट वी हैव, इट्स डायरेक्शन इज R कैप। लिख देंगे व्हाट इज R कैप? R कैप इज अ यूनिट वेक्टर। ये क्या है? हमारा एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है? जो सिर्फ हमें क्या बताता है? डायरेक्शन के बारे में बताता है। ठीक है? सो यूनिट वेक्टर है कहां से कहां तक का? O से लेके P तक का। फ्रॉम O to P. Clear? So now we have F vector which is equal to 1/4 pi epsilon naught Q0 by R square into R cap. ओके? सो नाउ ये हमने सेकेंड स्टेप में क्या कर लिया बेटा? फोर्स फाइंड आउट कर ली। और थर्ड स्टेप हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के ये वाले फॉर्मुलेशन में हम फोर्स की वैल्यू रख देंगे एंड वी विल फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो नाउ जब हमने इसको स्टार्ट किया था, आप उस टाइम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम भी दे सकते हो। ठीक है? सो देखो, पुट द वैल्यू ऑफ F वेक्टर इन इक्वेशन 1। वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा लिमिट Q0 एंडिंग टू 0। ये फोर्स क्या हमारी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाई R स्क्वायर इंटू R कैप डिवाइडेड बाई Q0। क्लियर? तो अब Q0 क्या हो जाएगा? हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या बचा? ओके। अगर सारी एक्सप्रेशन में Q0 चला ही गया, अब है ही नहीं Q0, तो ये लिमिट का भी कोई मतलब नहीं रहेगा, तो इसको हटा देंगे हम। सो वी हैव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R कैप बाई R स्क्वायर। ठीक है? सो ये हमारी क्या आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। किस पॉइंट पे? P पॉइंट के ऊपर। ठीक है? किसकी वजह से? प्लस Q की वजह से।
सो नाउ इसको क्या कर सकते हैं, ऊपर भी r से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे भी r से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक्सप्रेशन हमारी क्या बन जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर आर कैप डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ठीक है, हमें ये भी चीज पड़ी हुई है, कल भी हमने देखा था, व्हाट इज यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एज द यूनिट वेक्टर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आर वेक्टर इज व्हाट, आर मॉड इंटू आर कैप। तो ये हमारा क्या बन गया, आर इंटू आर कैप, मैग्नीट्यूड फ्रॉम दिस टू दिस, फ्रॉम ओ टू पी, एंड दिस इज आर कैप, डायरेक्शन फ्रॉम ओ टू पी। मैग्नीट्यूड भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गई, तो इसका मतलब हमारे पास पूरा वेक्टर आ गया, कहां से कहां तक का, ओ से लेके पी तक का। ठीक है, सो हम इसको रिप्लेस कर देंगे। सो ये हमारा बन क्या जाएगा, ई वेक्टर इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। क्लियर? सो ये हमारा क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। सो ये क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सो किसी भी जगह से अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है कहीं पे, तो हम ये वाला फॉर्मुलेशन यूज करेंगे। ठीक है, सो इसको हम थोड़ा सा किसी और ठीक है, सो नाउ वी विल फाइंड आउट इट्स स्पेशियल कंपोनेंट्स। ये हमने क्या लिया है, एक 3 डायमेंशनल सिस्टम लिया है। आर वेक्टर क्या है हमारा, ओ से लेके पी तक का वेक्टर है। तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के स्पेशल कंपोनेंट्स क्या होंगे वो भी हम चेक करते हैं। ठीक है, सो नाउ इफ ओ इज 0 0 0, ये हमने ओ क्या लिया है, इट्स वैल्यूज आर 0 0 0, और पी पॉइंट हमने क्या ले लिया, x y z। तो हमारा आर वेक्टर चाहे इसको आप ओपी वेक्टर लिख लो, ये क्या आ जाएगा, x माइनस 0 इंटू आई कैप, y माइनस 0 इंटू जे कैप, z माइनस 0 इंटू के कैप। क्लियर? सो ये हमारा पोजीशन वेक्टर आ गया यहाँ o से लेके p तक का। ओके, सो नाउ वी विल ऑल्सो फाइंड आउट इट्स मैग्नीट्यूड। अगर वेक्टर हमें गिवन है तो उसका मॉडुलस कैसे निकलते हैं हम, i के कंपोनेंट्स का स्क्वायर, y के कंपोनेंट्स का स्क्वायर एंड z के कंपोनेंट्स का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। सो नाउ इस इक्वेशन में हम वैल्यू रख देंगे। सो ई वेक्टर इज व्हाट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू x आई कैप, y j कैप, z k कैप डिवाइडेड बाई, ये हमारा आर क्यूब है, ये हमारा आर है। सो इट मीन्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 1/2। क्लियर? ये हमारा 1/2 पावर है, इसमें यहाँ पे हमारे पास क्यूब है, तो ये बन के आ जाएगा 3/2 पावर। सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज्ड पावर 3/2। ओके, अगर इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, 3 कंपोनेंट बन गए। ई वेक्टर इज इक्वल टू, फर्स्ट कंपोनेंट क्या बना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स आई कैप डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज्ड पावर 3/2। साथ के और नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा क्या बन गया, एक्स वाई जे कैप, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर रेज्ड पावर 3/2। और लास्ट कंपोनेंट हमारा क्या बचा, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। सो वी हैव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू जेड के कैप डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कौन सा कंपोनेंट है, अलोंग आई कैप, मतलब अलोंग द एक्स डायरेक्शन, ये अलोंग वाई डायरेक्शन, और ये हमारा किस तरफ आ गया, अलोंग जेड डायरेक्शन। तो इनको हम क्या बोलते हैं, स्पेशियल कंपोनेंट्स, ई एक्स ई वाई एंड नेक्स्ट इज ई जेड। ओके, इसके बाद हम
करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। तो देखो हम कैसे करते हैं उसको। We have one more problem. We have to find out electric field due to a point charge in terms of position vectors. Clear? So what we have, again हमने क्या ले लिया, एक coordinate system ले लिया 3 dimensional. So ये इसका क्या है बेटा, origin है, और यहाँ पे हमने A पॉइंट पे कोई चार्ज सपोज कर लिया। सपोज द चार्ज इज QA, लेट द चार्ज इज पॉजिटिव। पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। सो दोनों तरीके से हमारा आर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। सपोज पोजीशन वेक्टर ऑफ QA इज RA, ठीक है, और नाउ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज P एट द पोजीशन वेक्टर R वेक्टर। हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या है, P है। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, एक चार्ज है QA जो कहाँ पे पड़ा है, A पॉइंट पे। इसको सिंपली QV लिख सकते हैं, A आप चाहे हटा दो, ठीक है। वी हैव सिंपली अ चार्ज प्लस Q एट द पॉइंट A एट द पोजीशन वेक्टर RA वेक्टर। क्लियर? सो नाउ अगेन वी विल राइट डाउन द फर्स्ट स्टेप। अभी हमने आर्टिकल में देखा था फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, अगर हमने कहीं जगह पे फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, जिस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है वहां पे हम क्या कर देंगे, एक टेस्ट चार्ज रख देंगे। सो वी हैव फर्स्ट पॉइंट, पुट अ टेस्ट चार्ज Q0 एट द पॉइंट P। क्लियर? सो पुट अ टेस्ट चार्ज Q0 at the point P. Okay. Now, in order to find out electric field, we have this formulation. Electric field is limit Q0 tends to 0, force by Q0. ठीक है। अगर किसी तरीके से हम ये फोर्स फाइंड आउट कर लें, फोर्स कौन सी है, Q चार्ज की वजह से ऑब्जर्वेशन पॉइंट P के ऊपर जो टेस्ट चार्ज रखा है वहां पे कितनी फोर्स आ रही है, दैट इज हमारी F वेक्टर। ठीक है, तो ये फोर्स, ओके, दिस चार्ज इज पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज भी हमें पता है क्या होता है, टेस्ट चार्ज भी हमारा क्या होता है, प्लस Q0। सो दोनों में क्या होगी बेटा, रिपल्सन होगी। रिपल्सन का नाम हमने कुछ भी दे लो आप, फोर्स ऑन P ड्यू टू A, तो इसका नाम हमने दे लिया FPA। चाहे आप सिंपली इसको F भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो नाउ डायरेक्शन इस तरफ क्यों लिया, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो रिपल्शन होगी। रिपल्शन मतलब ये आउटवर्ड्स जाएगी। क्लियर? सो नाउ ओके, सो नाउ वी विल फाइंड आउट द फोर्स ऑन Q0 due to plus Q, which is given by the Coulomb's law 1/4 pi epsilon naught. So firstly हम इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/4 pi epsilon naught Q0 by AP स्क्वायर। ठीक है, सिंपली 1/4 pi epsilon naught, ये हमारा Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, और ये हमारा डिस्टेंस स्क्वायर हो गया। सो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन Q एंड Q0। क्लियर? अब इसकी वेक्टर फॉर्म लिखते हैं। वेक्टर फॉर्म क्या आएगी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन अब कौन सी है, फोर्स यहां से लग रही है, जा कहां पे रही है, P पॉइंट पे। सो द यूनिट वेक्टर इज AP कैप। ओके, सो नाउ व्हाट वी हैव, 1/4 pi epsilon naught Q0 by AP स्क्वायर इंटू AP कैप। क्लियर? सो जैसे हमने लास्ट आर्टिकल में किया था, AP से मल्टीप्लाई कर देंगे और AP से ही डिवाइड कर देंगे, तो बनेगा क्या, 1/4 pi epsilon naught Q0, ऊपर आ जाएगा हमारा AP इंटू AP कैप, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, AP क्यूब। ठीक है, AP हमारा क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन A एंड P। AP कैप हमारा क्या है, दिस इज द यूनिट वेक्टर। ये हमारा क्या हो गया बेटा, मैग्नीट्यूड, और ये क्या हो गया, यूनिट वेक्टर।
ये दोनों की मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर होगी? दिस इज इक्वल टू आर कैप सुना होगा, सो दिस इज इक्वल टू ए पी वेक्टर. सो आई कैन राइट डाउन हियर दिस इज 1/4 पाई epsilon naught q naught into AP vector divided by AP magnitude cube. Okay, now we will find out the value of AP vector using triangle law of vector addition in triangle हमने ले ली OAP. So in this triangle OAP हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं. एक वेक्टर हो गया हमारा OA वेक्टर जो इस डायरेक्शन में है, एक वेक्टर हो गया हमारा OP वेक्टर जो इस डायरेक्शन में है, और तीसरा वेक्टर हमारा हो गया AP वेक्टर, उसकी डायरेक्शन ये वाली है. ठीक है. सो इन ऑर्डर टू अप्लाई triangle law for the vector addition, we have these two forces, these two vectors in the same order, and ये थर्ड साइड हमारी क्या चल रही है? ऑपोजिट ऑर्डर में. सो इसका मतलब इसमें रिजल्टेंट क्या है हमारा? OP वेक्टर विच इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं इसको? OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर. तो हमारा बन क्या गया? AP वेक्टर, जिसकी हमें वैल्यू चाहिए यहाँ पे, दैट इज OP वेक्टर माइनस OA वेक्टर. OP वेक्टर हमारा क्या है? दिस इज R वेक्टर माइनस OA इज RA वेक्टर. ओके. सो नाउ ये हमारा AP वेक्टर आ गया, और नीचे हमें वैल्यू किसकी चाहिए? AP की. AP क्या है? इस वेक्टर की लेंथ. सो दोनों साइड्स हम मॉडुलस ले लेते हैं. सो AP मॉड विच इज इक्वल टू R वेक्टर माइनस RA वेक्टर मॉड. इसको सिंपली हम AP भी लिख सकते हैं. सो नाउ वी विल पुट द वैल्यू, इसको इक्वेशन नंबर चाहे आप 1 लिख सकते हो. नाउ पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1. वी हैव फोर्स इज गिवन बाय 1/4 pi epsilon naught q naught divided by, नीचे क्या है हमारा? दिस वन. सो ये क्या है? R वेक्टर माइनस RA वेक्टर क्यूब इनटू AP वेक्टर. दिस इज R वेक्टर माइनस RA वेक्टर. ठीक है बेटा. सो इससे हमें क्या पता चल गया? सो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? हमने फोर्स फाइंड आउट कर ली. कहाँ पे? टेस्ट चार्ज के ऊपर. किसकी वजह से? ड्यू टू द सोर्स चार्ज. अब हमने फाइंड आउट क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड. हमने ऑलरेडी बोल रखा है डेफिनेशन में, अगर फोर्स हमारे पास आ गई तो उसको सिंपली किससे डिवाइड कर दो? विद द वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज. सो वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो नाउ वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड इज limit q naught tends to 0. So now here we will put the value of force 1/4 pi epsilon naught q naught R vector minus RA vector divided by R vector minus RA vector mod cube divided by q naught. So ये q naught हमारा क्या हो गया? कैंसिल हो गया. अगर q naught कैंसिल हो गया तो लिमिट का कोई मतलब नहीं बचा. So we have the final answer which is electric field at a point P. ये लिख भी देते हैं at point P. किसकी वजह से वो भी लिख देते हैं? ड्यू टू प्लस Q चार्ज. ठीक है. So which is equal to 1/4 pi epsilon naught Q into R vector minus RA vector डिवाइडेड बाई इट्स मॉडुलस, और पावर क्या है उसकी? क्यूब. ठीक है बेटा. सो ये हमारे पास क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर्स. आइए हम इसको सॉल्व करते हैं. ये हमारे पास सिंपल प्रॉब्लम है. तो इसमें हमें क्या दिया है? एक सिंपल पेंडुलम दिया है. उसका मास कितना दिया है उन्होंने? 0.1 kg लिख लेते हैं. 0.1
1 kg, और चार्ज कितना दिया उन्होंने हमें, इस पेंडुलम के ऊपर चार्ज है 2 मिली कूलम, मतलब 2 × 10⁻³ कूलम। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में है कब, जब इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है जिसकी वैल्यू कितनी है 500 न्यूटन पर कूलम, मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगा 500 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, फाइंड द एंगल मेड बाय द थ्रेड विद द वर्टिकल। सो इस तरह की न्यूमेरिकल्स को देखने के लिए हम पहले इसकी कंस्ट्रक्शन समझते हैं, किस तरह की डायग्राम है इनकी। सो सपोज हमारे पास क्या है, ये कोई रिजिड स्पोर्ट है, यहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, ये एक पेंडुलम हमने ले लिया जिसका मास m है, इसके ऊपर चार्ज कितना है बेटा q है। ठीक है, मास m है और चार्ज q है। ऑब्वियसली इसका वेट क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगा। ठीक है, अगर हम इस चार्ज बॉडी के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इस तरफ या इस तरफ, किसी भी तरफ आप लगा लो, तो ड्यू टू इट्स चार्ज q इसके ऊपर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगी। फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, तो अब इस चार्ज की वजह से एक फोर्स एक्स्ट्रा आ गई, तो हमारे पास दो फोर्सेस होगी। एक फोर्स होगी हमारी वेट विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड, एक फोर्स आ गई हमारी QE विच इज अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो क्या होगा, अगर तो ये फोर्सेस दोनों अनबैलेंस्ड हैं तो कोई एक ज्यादा होगी कोई एक कम होगी। ठीक है, तो ये वाला सफियर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। ये कितना टाइम डिस्प्लेस होता रहेगा, जब तक ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं आ जाता। तो क्या होगा, ये डायग्राम किस तरह से चेंज हो जाएगी, तो ये थ्रेड थोड़ा सा वर्टिकल से क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा लाइक दिस। ये हमारा क्या था, वर्टिकल डायरेक्शन थी। ठीक है जी, सो ये हमारा वेट हो गया और ये हमारा QE हो गया। QE एंड mg दो फोर्सेस लग रही हैं, इनके कंपोनेंट्स ने आपस में ये सब क्या हो गया, बैलेंस हो गया। मतलब नेट फोर्स इसके ऊपर कितनी होगी, 0 होगी। कब, जब ये क्या है, इन द इक्विलिब्रियम है। ठीक है, सो अगर ये इक्विलिब्रियम में है इस टाइम, तो ये कुछ ना कुछ एंगल भी बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है विद द वर्टिकल, लेट द एंगल इज थीटा। तो इसी थीटा एंगल को हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में हमें फाइंड आउट क्या करना है बेटा, हमें थीटा फाइंड आउट करना है। ठीक है, सपोज दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B। ठीक है, सो अगर थ्रेड थोड़ा सा भी डिस्प्लेस हो जाएगा नेचुरल पोजीशन पे, तो उसके अंदर क्या आ जाएगी, टेंशन आ जाएगी। इस तरह का न्यूमेरिकल हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था। नाउ A पॉइंट पे 3 फोर्सेस लग रही हैं। एक फोर्स है QE, दूसरी है mg, तीसरी फोर्स है टेंशन फोर्स। सो दीज 3 फोर्सेस आर एक्टिंग अलोंग द 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। QE किसके पैरेलल चल रही है, AB के पैरेलल है। mg किसके पैरेलल है, BS के पैरेलल है। T किसके पैरेलल है, AS के पैरेलल है। तो यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल थ्योरम है। सो क्या है वो, वेट ओवर जो साइड इसके पैरेलल है उसको लिख देना है। सो कौन सी पैरेलल है, BS इक्वल टू QE, इसके पैरेलल कौन है, AB, और थर्ड वन इज T ओवर ES। क्लियर। सो नाउ हम दोनों ये वाली टर्म्स को यूज करेंगे थीटा फाइंड आउट करने के लिए। अगर हम देखें BS और AB, ये हमारी होगी BS, ये हमारी होगी AB। इन द ट्रायंगल ABS अगर हम डिफाइन करें tan थीटा, सो व्हाट इज tan थीटा इन दिस केस, tan थीटा इज परपेंडिकुलर। सो थीटा के सामने दिस इज परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया हमारा बेस। सो थीटा tan थीटा इज AB ओवर BS। ओके, सो नाउ फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन अगर मैं AB को इधर ले आऊं और mg को इधर ले जाऊं तो बनेगा क्या, AB ओवर BS इज इक्वल टू QE ओवर mg।
ए बी ओवर बी एस ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर लिया, क्या है हमारा tan थीटा। सो ये क्या है हमारा tan थीटा। सो इस इक्वेशन से हम थीटा इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें ये सारी चीज़ों की वैल्यू पता चल जाए। क्यू हमें कितना दिया है 2 इंटू टेन-3 कूलम। सो वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे 2 इंटू टेन-3 कूलम। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हमें 500 न्यूटन पर कूलम। कूलम से ये कूलम कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाय मास। मास कितना दिया है हमें 0.1 kg। और जी हमें पता है ऑलरेडी कितनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको हम सिंपली 10 भी ले सकते हैं क्योंकि हमने कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है यहाँ पे, थोड़ा सा कैलकुलेशन सिंपल हो जाएंगी। ठीक है, सो बट आपने जब अगर इसको सॉल्व करना है तो आप इसको जी की वैल्यू 9.8 लिखना। ठीक है, सो मैं इसको 10 के अकॉर्डिंग कर देता हूँ। सो जी मेरा कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो tan थीटा हमारा क्या बना बेटा, tan थीटा इज हाउ मच, ये 2 इंटू 500 कितना बना 1000 इंटू टेन-3 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 10, ये हमारा 1, ये भी सारा 1, सो ये 1 ओवर 1, सो ये कितना आ गया 1। इसका मतलब tan थीटा हमारा कितना आ गया 1। हमें पता है अगर tan थीटा इज 1 इट मीन्स दैट थीटा इज हाउ मच, थीटा इज 45 डिग्री। क्लियर। सो हमारा आंसर क्या आ गया, ये थीटा हमारा कितना है 45 डिग्री। ओके, सो इस तरह से आप कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई कर सकते हैं। हाँ जी बच्चों, एक न्यूमेरिकल और है हमारे पास, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसमें क्या दिया है, एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 3.2 इंटू टेन-6 लिख लेते हैं हम, 3.2 इंटू टेन-6 मीटर पर सेकेंड in the electric field of value 9100 Newton per coulomb which opposes its motion। ठीक है, what distance electron will travel and how much time taken by the electron to come into rest। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन था, उसको हमने छोड़ दिया, कितनी वेलोसिटी के साथ छोड़ दिया, u वेलोसिटी के साथ छोड़ दिया। कितनी वैल्यू थी 3.2 इंटू टेन-6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, छोड़ा कहाँ पे उसको, इलेक्ट्रॉन को हमने किसी रीजन में छोड़ दिया, इस तरह का रीजन है जिसमें वो एंटर करेगा। तो उस रीजन की नेचर किस तरह की है, वो इलेक्ट्रॉन के पाथ को मतलब फ्लो को अपोज कर रहा है। ठीक है, दो तरह से चीजें होती हैं, या तो वो उसको फेवर करे उसकी मोशन को, या उसको क्या करे अपोज करे। अगर वो अपोज कर रहा है तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। अगर उसको अपोज कर रहा है तो स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिल रही है, रिटार्डेशन। सो इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस रिटार्डेशन, और इसको क्या बोल सकते हैं हम, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। अगर रिटार्डेशन होगी तो इसका मतलब इसकी स्पीड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो हमें पूछा क्या गया है, व्हाट डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन विल ट्रेवल एंड हाउ मच टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू कम इनटू रेस्ट। जब इलेक्ट्रॉन इस तरह के फील्ड के अंदर जाएगा, सपोज इस पोजीशन पे जाके उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। एक तो हमें पूछा है कि वो कितनी डिस्टेंस के बाद 0 वेलोसिटी पे चला जाएगा। दूसरा हमें पूछा है यहाँ से यहाँ तक उसका टाइम कितना लगेगा। क्लियर। सो नाउ इस तरह की प्रॉब्लम को हमने कैसे देखना है, सो हमें देखते हैं इसको। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग कितना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 9100 न्यूटन पर कूलम। ओके, सो नाउ व्हाट इज द मीनिंग फॉर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ we know that charge on electron is how much, minus E. So in the presence of this electric field, so it will experience a force कितनी होगी, which is QE।
और ये क्यू ई उसको क्या कर रही है, रिटार्डेशन कर रही है, मतलब उसकी एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू क्यू ई एंड फोर्स क्या हमारी, विच इज इक्वल टू एम ए। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया हमारा, क्यू ई ओवर मास। बिकॉज फोर्स रिटार्डिंग है तो एक्सेलरेशन हमारी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। सो फर्स्टली वी विल फाइंड आउट दिस एक्सेलरेशन। सो नाउ व्हाट इज द गिवन चार्ज, चार्ज इज 1.6, इसको 1.6 ले लेते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हमें पता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया उन्होंने, इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस वन 9100 डिवाइडेड बाय मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻31। ओके, सो नाउ यहाँ पे आप चाहे लिख सकते हो न्यूटन पर कूलम और ये केजी में है, सो आप लिख सकते हो। सो नाउ व्हाट इज ए, ए कितना आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं 9.1 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10⁻⁻31। सो ये कैंसिल हो जाएगा, बचा गया हमारे पास 1.6 -31 ऊपर 34 हो जाएगा, -19 प्लस 34, ये हमारा कितना आ गया 10⁻+15। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, क्योंकि ये क्या है, रिटार्डेशन है। यूनिट क्या होंगे इसके, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो वी हैव कैलकुलेटेड द एक्सेलरेशन विल बी -1.6 इंटू 10⁻50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So 1.6 into +15 meter per second square. So now we will find out the distance as well as time for the electron to come into the rest. Now firstly we will find out time. We know that v is equal to u plus at. Final velocity 0 है हमारी, initial velocity हमें दी हुई है, ठीक है। So v minus u by a which is equal to t. So t हमारा कितना आ गया 0 माइनस u हमारी कितनी है 3.2 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव है कितना 1.6 इंटू 10⁻15। सो टाइम कितना आया -3.2 इंटू 10⁻6 ओवर -1.6 इंटू 10⁻15। ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, 1.6 ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, -15 चला जाएगा ऊपर। सो ये बन गया 2 इंटू 10⁻⁻9। यूनिट क्या है इसका, सेकेंड। सो हमारा से टाइम का आंसर आ गया कितना 2 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड। ओके बेटा, सो नाउ वी विल फाइंड आउट द डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना डिस्टेंस आएगा, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया रेस्ट में आने से पहले, ठीक है। सो नाउ So now we have another formulation, v square minus u square equal to 2as. v हमारा कितना है अगेन 0 square minus u हमारा this one 3.2 into 10⁻6 square equal to s निकालना है 2a को भी नीचे लेते 2 into a हमारी कितनी है, a हमारा नेगेटिव में है, ठीक है, कितना है -1.6। सो नेगेटिव आगे लिख लेते हैं 1.6 इंटू 10⁻15। ओके, सो नाउ व्हाट इज s, ये 0 नेगेटिव आ गया 3.2 इंटू 3.2 इंटू ये 10⁻ कितना आ गया 12 डिवाइडेड बाय ये हमारा नेगेटिव है 2 इंटू 1.6, दिस इज अगेन 3.2 इंटू 10⁻15। So we have 10⁻15। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, एक 3.2 भी कैंसिल हो गया, सो बच गया हमारा 3.2 इंटू ये ऊपर 12 नीचे 15, सो वी हैव -3। दिस इज डिस्टेंस, सो इट्स यूनिट इज मीटर। ओके, सो हमारा आंसर कितना आ गया बेटा 3.2 इंटू 10⁻³
मीटर। ओके, सो इस तरह से हमने टाइम और डिस्टेंस दोनों फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, सो बाकी न्यूमेरिकल्स आप अपने लेवल पे ट्राई करो। ठीक है, तो आपको समझ